दोस्तों, ये है हमारा चांद, जिनको हमारे देश में चंदा मामा कहते हैं। ये चांद हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आप यूं समझ लो कि अगर ये चांद नहीं होता तो शायद ही इस धरती पर जीवन पनपता और हम इंसान या हमारी ही तरह लाखों प्रजातियां इसे अपना घर कह पाती। हमारा चांद सच में रहस्यमयी है। हम इंसान आज चांद पर जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा सा ही लगता है। अगर हम सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं की बात करें और पृथ्वी के चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी का चंद्रमा सबसे अलग है। पृथ्वी का चंद्रमा एक प्लैनेट के सापेक्ष में बहुत बड़ा है। मतलब सोलर सिस्टम में अन्य ग्रहों के जो चंद्रमा हैं वह उस ग्रह के मुकाबले बहुत छोटे हैं। फिर चाहे वह मंगल के चंद्रमा हो, जुपिटर के या फिर सैटर्न के। पृथ्वी का चंद्रमा इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों बाइनरी प्लैनेट्स हों जो कुछ डिग्री पर एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हों। हमारा प्लैनेट साइज चंद्रमा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अलग है, जो हमारे पृथ्वी की हजारों सालों से रक्षा कर रहा है। उसकी तीव्र ग्रेविटी से समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर भी जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। चंद्रमा की वजह से ही हमारे पृथ्वी का टिल्ट स्टेबल है, जिस वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं और हम अलग अलग मौसम का अनुभव करते रहते हैं। चंद्रमा के बिना इंसान कभी भी इस धरती पर इवॉल्व ना हो पाते। आज हम जो भी हैं वह धरती के चंद्रमा की वजह से ही हैं। लेकिन जिस चंद्रमा ने पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाए रखा है वह स्वयं कैसे बना है, यह प्लैनेटरी साइंस में अभी तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, आज हम इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि चंदा मामा की कहानी में आप कहीं खो जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। वैज्ञानिक चंद्रमा के बनने के बारे में अलग अलग थियरीज देते हैं, लेकिन सभी थियरीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है, इनर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से। अभी से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो ही रहा था। उस समय सोलर सिस्टम अभी के मुकाबले पूरी तरह से अलग था। सूर्य के चारों ओर एक मोटी डिस्क फैली हुई थी। यह डिस्क गैस, धूल और चट्टानों से बनी हुई थी। जब सूर्य बना और यह चमकने लगा तो यह धूल और गैस के बादल सूर्य से दूर होने लगे। सालों तक ये चट्टानें आपस में मिलती गई और जुड़ती गई, जिनसे ग्रह बने, जैसे कि पृथ्वी। लेकिन जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तब सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या आज के मुकाबले कहीं अधिक थी। छोटे बड़े ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे और एक दूसरे का पाथ क्रॉस करते हुए अपना एक स्टेबल ऑर्बिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ग्रह आपस में टकराए और मर्ज हुए, तो कुछ छोटे ग्रह बड़े ग्रहों की ग्रेविटी में फंसकर उन्हीं ग्रहों के चारों ओर घूमने लगे और उनके चंद्रमा बने। ग्रहों के इस तरह से चंद्रमा बनने को कैप्चर थियरी कहते हैं। अब हमारा खुद का चंद्रमा इतना बड़ा है कि अगर यह पृथ्वी की बजाय सूर्य के चारों ओर घूमता तो शायद इसे एक ग्रह की उपाधि मिल गई होती। कैप्चर थियरी के अनुसार सौरमंडल के शुरुआती दौर में जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरा होगा तो पृथ्वी ने उसे अपनी ग्रेविटी में फंसा लिया होगा और जिसे हम आज अपने चंद्रमा के रूप में देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जब कोई थियरी देते हैं तो उसका कुछ न कुछ एविडेंस तो होना ही चाहिए। अब इस बात का क्या सबूत है कि चंद्रमा कोई ग्रह था जिसको पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी में फंसा लिया और अपना चांद बना लिया? अगर यह सत्य है कि चंद्रमा एक कैप्चर प्लैनेट है तो इसकी धरती
और पृथ्वी की धरती की बनावट अलग अलग मटेरियल और स्टफ से होनी चाहिए। दोनों की मिट्टी अलग अलग होनी चाहिए। कैप्चर्ड थियरी को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बनने के समय की मिट्टी के सैंपल चाहिए थे और पृथ्वी की मिट्टी के भी ऐसे ही सैंपल चाहिए थे। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की हाईली वॉल्केनिक जगह से पृथ्वी की मिट्टी के सैंपल लिए और उनकी केमिस्ट्री को समझा और 1970 के दौर में अपोलो मिशन के दौरान लाई गई चांद की मिट्टी के सैंपल की जांच की तो नतीजे हैरान करने वाले निकले। वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा और पृथ्वी की मिट्टी की कंपोजिशन सेम है, मतलब चांद की धरती भी उन्हीं मटेरियल से बनी है जिन मटेरियल से पृथ्वी बनी है। अभी तक वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चंद्रमा को पृथ्वी ने कैप्चर किया है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह रिसर्च इस थियरी को गलत साबित कर रहा था। अब वैज्ञानिक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारा चांद कैसे बना होगा। चांद के बनने की अगली न्यू थियरी में वैज्ञानिकों ने मून रॉक्स के वाटर कंटेंट पर फोकस किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि मून रॉक्स पूरी तरह से सूखे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चांद को हजारों डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी में तपाया हो। नई थियरी के अनुसार वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी से 4.5 बिलियन साल पहले एक महाविनाशकारी घटना घटी, जिसमें एक ग्रह की भीषण टक्कर हुई, लेकिन यह टक्कर चांद से नहीं बल्कि पृथ्वी से हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सोलर सिस्टम बना तब सभी प्लैनेट अपना स्टेबल ऑर्बिट ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रहे थे। ऐसी ही किसी सिचुएशन में मंगल ग्रह के आकार का एक थिया नाम का प्लैनेट पृथ्वी से टकराया। यह टकराव इतना भयंकर था कि टक्कर की वजह से पृथ्वी का मोल्टेन मटेरियल यानी पिघला हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनी और रिंग का मोल्टेन मटेरियल समय के साथ साथ एक जगह पर इकट्ठा होता गया और इस मटेरियल ने एक गोले का रूप ले लिया, जिस पर चारों ओर लावा बिखरा हुआ था। यह बड़ा गोला हमारा चंद्रमा था, जो उस समय पृथ्वी से देखने पर लाल गेंद की तरह नजर आता था, क्योंकि उस समय चांद हाईली टेम्परेचर की वजह से धधक रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट से केमिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों एक कॉमन ओरिजिन शेयर करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई यह इम्पैक्ट थियरी सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चांद के अतीत की सही व्याख्या करती है। इसी वजह से ज्यादातर वैज्ञानिक चांद के बनने की इस इम्पैक्ट थियरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर भेजे गए स्पेस प्रोब्स जब चांद के पीछे वाले हिस्से में यानी फार साइड में गए, जो हिस्सा हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता, वहां पर उसने चांद के फार साइड की फोटोग्राफ ली और पृथ्वी पर भेजी। जब वैज्ञानिकों ने उस फार साइड की इमेज को देखा तो सोच में पड़ गए। इसकी वजह थी चांद को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो उस पर हमें डार्क स्पॉट नजर आते हैं। उन डार्क स्पॉट की वजह से हमें चांद में अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चांद पर यह डार्क स्पॉट क्यों है और कैसे बने होंगे। अब से लगभग 100 साल पहले तक खगोलविदों को लगता था कि चांद पर पानी के समुद्र बने हुए हैं, जिस वजह से चांद पर ब्राइट और डार्क पैटर्न दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि प्राचीन समय में चांद पर ज्वालामुखी फटे थे, जिस वजह से वहां पर चारों ओर लावा बिखर गया, जिसने चांद की सतह को डार्क बना दिया। पृथ्वी पर भी कई जगहों पर प्राचीन समय में लावा बहने की वजह से डार्क स्पॉट बने हुए हैं, जो हूबहू चंद्रमा पर बने डार्क स्पॉट की तरह ही है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि जब चांद नया था तब इस पर एस्ट्रॉइड की बमबारी हुई होगी। इस वजह से चांद की ऊपरी क्रस्ट टूट गई होगी और इसमें से धधकता हुआ लावा बाहर निकला होगा और चांद पर लावा की बाढ़ आ गई होगी। जब वो लावा ठंडा हुआ होगा तो उसी की वजह से चांद पर डार्क स्पॉट बने होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं
कि चांद हमारे नजदीक से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इस वजह से पृथ्वी ने चांद को लॉक कर लिया है, जिस वजह से चांद का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। लेकिन चांद का जो पीछे वाला हिस्सा है वह हमारे लिए पूरी तरह से मिस्ट्री है, क्योंकि हम उसे कभी देख नहीं पाते। साल 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 फ्लाई करते हुए जब चांद के फार साइड यानी कि पीछे की ओर गया, तो वैज्ञानिकों को लगा कि चांद की पीछे का हिस्सा भी कुछ इसी तरह दिखाई देगा जैसा कि चांद के सामने का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन जब चांद के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर सामने आई तो सब हैरान रह गए। आप भी अपनी स्क्रीन पर चांद की तस्वीरें देख सकते हो, जो देखने में बिल्कुल ही अलग अलग हैं। चांद के फ्रंट और बैक साइड की इमेज बहुत अलग थी, जिसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस तरह से चांद के फ्रंट साइड पर एस्ट्रॉइड के गिरने से जो गड्ढे बने और जिसकी वजह से चांद की सतह पर ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, ऐसा चांद के बैक साइड पर क्यों नहीं है। चांद के बैक साइड पर बड़े बड़े गड्ढे तो दिखाई देते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड के टकराव से कोई लावा बाहर नहीं निकला है, जिस वजह से बैक साइड की जमीन पर कोई भी ब्लैक स्पॉट नजर नहीं आते। लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता है? जब चांद बना था तब इसकी क्रस्ट तो एक समान बनी थी, तो आज चांद के दोनों हिस्से में इतनी भिन्नता क्यों है? हाल ही में नासा द्वारा किए गए मून मिशन से यह कंफर्म हुआ कि चांद के पीछे वाली क्रस्ट आगे वाली क्रस्ट से 30 मील ज्यादा मोटी है। यही कारण रहा होगा कि आगे की क्रस्ट पतली होने की वजह से एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से टूट गई, जिससे लावा बाहर निकल आया। लेकिन पीछे वाली क्रस्ट के मोटे होने की वजह से एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट का असर इतना नहीं हो पाया कि वह पीछे वाली क्रस्ट को तोड़ पाए और उसमें से लावा बाहर निकल पाता। दोस्तों, इस रिसर्च से यह साबित हो गया कि चांद की बैक साइड पर ब्लैक स्पॉट क्यों नहीं है। लेकिन इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के सामने एक नई पहेली खड़ी कर दी थी कि आखिर चांद की पीछे वाली क्रस्ट आगे वाली क्रस्ट की अपेक्षा इतनी मोटी क्यों है। हालांकि इसके बारे में भी वैज्ञानिक अलग अलग थियरीज की बात करते हैं। चांद की दूसरी तरफ का मोटा होना इम्पैक्ट थियरी को गलत साबित करता हुआ नजर आ रहा था। चांद और पृथ्वी की केमिकल प्रॉपर्टीज तो यही साबित करती है कि दोनों कॉमन ओरिजिन को शेयर करते हैं, तो भला चंद्रमा इतना अलग कैसे बन गया? वैज्ञानिकों ने जब इम्पैक्ट थियरी के डेटा को सुपर कंप्यूटर में डालकर टेस्ट किया तो चांद के बनने का नया सच सामने आया। सुपर कंप्यूटर के डेटा के अनुसार थिया प्लैनेट के पृथ्वी से टकराने के बाद एक नहीं बल्कि 2 चांद बने थे। अभी से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से देखने पर एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा दिखाई देते थे। एक चंद्रमा का आकार थोड़ा बड़ा और दूसरे का आकार छोटा था। छोटा वाला चंद्रमा बड़े वाले चंद्रमा को चेज कर रहा था और समय के साथ धीरे धीरे बड़े चंद्रमा के करीब आता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों चंद्रमा एक दूसरे में मर्ज हो गए। छोटा वाला चंद्रमा बड़े वाले चंद्रमा के पीछे वाले साइड टकराया और उसी में विलीन हो गया, जिससे चंद्रमा का आकार बड़ा हुआ और चंद्रमा के पीछे वाली साइड मोटी हो गई। अब क्योंकि छोटा चंद्रमा बड़े चंद्रमा से आमने सामने से नहीं टकराया था, बल्कि बड़े चंद्रमा को चेज करते हुए छोटा चंद्रमा उसमें समाया था, तो इस इम्पैक्ट से कोई भी मटेरियल उछलकर अंतरिक्ष में नहीं गया। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि कभी पृथ्वी के 2 चंद्रमा हुआ करते थे, लेकिन इसका सबूत केवल सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाई गई सिमुलेशन में मिलता है। इसी वजह से इस थियरी से सभी एस्ट्रोनॉमर सहमत नहीं थे। कुछ एस्ट्रोनॉमर को लग रहा था कि चांद के दूसरी साइड के मोटे होने का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। हालांकि डबल मून थियरी भी चांद की फार साइड वाली क्रस्ट के मोटे होने को सही साबित कर रही थी। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद के बैक साइड के मोटे होने की एक अलग थियरी दी। दरअसल वैज्ञानिक
चंद्रमा के जन्म की कड़ियां अपने सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में ढूंढना शुरू किया। वैज्ञानिक बड़े बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को खंगालने लगे और एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था कि चंद्रमा का पिछला वाला हिस्सा मोटा क्यों है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे सोलर सिस्टम से 480 प्रकाश वर्ष दूर एक पृथ्वी जैसा रॉकी प्लैनेट है जो हमारे सूर्य जैसे तारे को ऑर्बिट करता है, लेकिन वह ग्रह जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उसका नाम है कोरोट 7b। इस ग्रह की खास बात है कि यह ग्रह अपने तारे का चक्कर पृथ्वी से 60 गुना ज्यादा करीब से लगाता है, जिस वजह से इसके तारे की ग्रेविटी ने इसको लॉक कर लिया है। इस ग्रह के लॉक होने की वजह से इसका एक फेस हमेशा अपने तारे की ओर रहता है तो दूसरा हमेशा तारे से दूसरी तरफ रहता है। क्योंकि कोरोट 7b का एक फेस तारे की ओर होता है, जिसकी वजह से उस साइड में हमेशा दिन रहता है और इस फेस का टेम्परेचर हमेशा 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इस साइड पर पत्थर और हर चीज पिघली हुई अवस्था में मैग्ना के रूप में होती है। और यह तो कुछ भी नहीं, वह मैग्मा वेपर में बदलकर बादलों की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन कोरोट 7b के बैक साइड वाले हिस्से में हमेशा रात रहती है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है। यह इतना ठंडा होता है कि सब कुछ जम जाए। एक ही प्लैनेट पर दो अपोजिट कंडीशन का होना इसको दूसरे ग्रहों से अलग बनाता है। जब फ्रंट साइड वाले हिस्से में मैग्ना के बादल बनते हैं तो वह बादल बैक साइड वाले हिस्से में चले जाते हैं, और क्योंकि बैक साइड वाला हिस्सा बहुत ठंडा होता है तो मैग्मा के बादल भी वहां पहुंचकर ठंडे होने लगते हैं और मैग्मा की बारिश होने लगती है। और कभी कभी तो मैग्मा सरफेस पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से पत्थर बन जाता है, तो वहां पर कभी कभी पत्थरों की बारिश होती है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी पर कभी कभी ओलों की बारिश होती है। कोरोट 7b ग्रह के इस रवैये की वजह से इसकी बैक साइड वाली क्रस्ट फ्रंट साइड वाली क्रस्ट से मोटी है। अब वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं न कहीं हमारे चंद्रमा की क्रस्ट भी कुछ इसी तरह से बनी होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब चंद्रमा बना तब पृथ्वी भी आग की तरह धधक रही थी, तो हो सकता है कि पृथ्वी के गर्म माहौल की वजह से चंद्रमा के फ्रंट साइड वाली क्रस्ट पिघलकर बादल बनकर फार साइड चली गई हो और कोरोट 7b की तरह चांद के पीछे वाली क्रस्ट मोटी हो गई हो। हालांकि यह थियरी भी चांद के बैक साइड वाले क्रस्ट के मोटे होने को सही एक्सप्लेन कर रही है। अब इन दोनों थियरीज में से कौन सी थियरी सही है, यह अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी घटना घट रही है। इस वजह से वैज्ञानिक दूसरी वाली थियरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि पृथ्वी का सरफेस बहुत ठंडा है, जितना हमें चाहिए। लेकिन पृथ्वी की कोर में रेडियो एक्टिव डीके की वजह से धातुएं पिघली हुई अवस्था में होती हैं, जिस वजह से पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी के कोर के हाई टेम्परेचर की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और हम पृथ्वी पर जगह जगह पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। पृथ्वी की कोर के इस रवैये की वजह से कहीं पर नई पर्वत मालाएं बनती हैं तो कहीं पर खाड़ियां बनती हैं। ऊपरी क्रस्ट नीचे जाती है जहां पर पृथ्वी की कोर क्रस्ट को पिघला देती है और पर्वत मालाओं और ज्वालामुखी के द्वारा लावा के रूप में पुरानी क्रस्ट फिर से ऊपर आ जाती है और पृथ्वी पर ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इस वजह से पृथ्वी की क्रस्ट हमेशा बदलती रहती है और नई होती रहती है। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी के सरफेस पर वह मिनरल्स पहुंचते हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। इस तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटी यह दर्शाती है कि प्लैनेट अभी जिंदा है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के पास पृथ्वी की तरह कोई रेडियो एक्टिव कोर नहीं है
उनको लगता है कि चंद्रमा की कोर एकदम ठंडी है और जमी हुई अवस्था में है, जिस वजह से चंद्रमा की जियोलॉजी मर चुकी है। लेकिन चांद पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो वैज्ञानिकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती हैं और उनकी सोच को ही बदल देती हैं। पिछले 100 सालों में वैज्ञानिकों ने चांद पर अजीब लाइट बर्स्ट होते हुए देखा है, जो अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। जब चांद पर अपोलो 11 मिशन किया जा रहा था, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडर की विंडो से देखा कि चांद पर एक स्पॉट आसपास की धरती की अपेक्षा ज्यादा ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने चांद के एक पर्टिकुलर एरिया में 700 से भी ज्यादा बार एक चमकीली रोशनी को देखा है। कुछ लोग चांद पर जो एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की एक्टिविटी का कारण एलियंस को मानते हैं और कहते हैं कि चांद पर एलियंस आते जाते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस एक्टिविटीज को नहीं मानते। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की जियोलॉजी मर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बाकी है। यही कारण है कि चांद पर कभी कभी जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है। वहां पर अभी भी वोल्केनो फटते रहते हैं और उससे निकलने वाला धुआं सूर्य के प्रकाश में चमकने लगता है। दोस्तों, हमारे चंदा मामा की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी पर जो जीवन पनपा और जो पृथ्वी पर चारों ओर बिखर गया, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ है। अगर चंद्रमा न होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रमा भी बन चुका था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी से 15,000 मील दूर था, जो आज के मुकाबले पृथ्वी से बहुत बड़ा दिखाई देता था। चंद्रमा के इतने करीब होने की वजह से इसकी ग्रेविटी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा असर डाल रही थी। समुद्रों का पानी चांद की ग्रेविटी की वजह से ऐसे ऊपर उठता कि मानो पानी पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा पर ही चला जाएगा। आज हम समुद्र की लहरों को फीट या मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन उस समय समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठा करती थी कि लहरों को मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ जाता, जिस वजह से पृथ्वी पर हर समय सुनामी बनी रहती। बड़ी बड़ी सुनामियों की वजह से समुद्र का पानी जमीन पर आता और जमीन से ज्वालामुखी से निकले मिनरल्स को फिर से समुद्र में ले जाता। सालों साल तक चली इस प्रक्रिया की वजह से पानी में ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स इकट्ठा हुए जो एक नए जीवन को जन्म दे सकते थे। और जीवन का पहला बीज भी पृथ्वी पर गर्म पानी में पनपा। वो पानी ऑर्गेनिक केमिकल से भरा पड़ा था। वह लाइफ आज इवॉल्व होकर इतनी जटिल हो चुकी है कि हम अपने अतीत के बारे में सवाल कर सकते हैं। हमारे एवोल्यूशन में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि शुरू से ही चंद्रमा ने पृथ्वी को टिल्ट करके उसको होल्ड कर रखा है, जिस वजह से पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं बनी, जो जीवन को इवॉल्व होने के लिए बहुत जरूरी थी। अब आप मंगल ग्रह को ही देख लीजिए। भले ही मंगल के पास 2 चंद्रमा हैं, लेकिन वह इतने बड़े नहीं हैं कि मंगल ग्रह को होल्ड कर पाए। नतीजा यह है कि वैज्ञानिक के अनुसार मंगल ग्रह पर भी जीवन पनपा था, लेकिन स्टेबल टिल्ट ना होने की वजह से जीवन समाप्त भी हो गया और आज मंगल एक बंजर ग्रह बन गया। अगर पृथ्वी का टिल्ट स्टेबल ना होता और यह भी मंगल ग्रह की तरह घूमा करता, तो पृथ्वी पर जिस तरह से हर साल ऋतु बदलती है, उस तरह से आइस एज आता और जाता, जिससे पृथ्वी पर मौजूद लाइफ कभी इवॉल्व नहीं हो पाती और पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाता। आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूर दूर तक एलियंस लाइफ खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एलियन लाइफ होने की उस ग्रह पर ज्यादा चांसेस होंगे जिस ग्रह का चंद्रमा टिल्ट को होल्ड करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन को यहां तक इवॉल्व करने में ही सहायक नहीं, बल्कि हमारा भविष्य भी चांद पर ही निर्भर करता है। अगर हम इंसानों को भविष्य में इंटरप्लैनेटरी या इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनना है, तो उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर नहीं है और उसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है।
इस वजह से किसी भी स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करने में जितनी मुश्किल पृथ्वी से लॉन्च करने में होती है, उतनी ही सरलता से चंद्रमा से लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का फोकस भविष्य में चंद्रमा पर लूनर बेस बनाने का है, जिसके अपने बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा पर लूनर बेस बनाकर वहां पर रहना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि चांद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड का खतरा हमेशा बना रहेगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का वहां पर सरवाइव करना आसान नहीं होगा। और जैसा कि चंद्रमा का एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो यहाँ पर स्पेस रॉक्स जैसे कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स आकर टकराएंगे, इसका भी खतरा हमेशा बना रहेगा। और चांद पर एक और खतरा होगा टेम्परेचर का। अब जैसा कि चांद पर हवा ही नहीं है, तो वहां पर हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जिस वजह से जब रात का समय होगा तो तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही खतरों से बचने के लिए वैज्ञानिक चांद पर बंकर बनाकर बेस बनाने का विचार बनाते हैं, लेकिन बंकर बनाने के लिए चांद पर खुदाई करनी पड़ेगी, जो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार शायद हमें चांद पर खोदने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि चांद पर पहले से ही प्राकृतिक तौर पर बने बंकर मौजूद हैं। चांद पर एक स्काईलाइट नाम का होल है, जो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। लेकिन यह होल तो सिर्फ एंट्री है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस होल के अंदर बड़ी बड़ी गुफाओं और टनल्स का नेटवर्क बना हुआ है, और यह टनल्स चांद की सतह के नीचे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यह टनल पानी के बहने की वजह से नहीं, बल्कि इनमें से होकर लावा बहा होगा, जिसने इनका निर्माण किया होगा। ऐसे टनल को लावा ट्यूब कहा जाता है। ऐसे ही टनल्स पृथ्वी पर भी बने हुए हैं, जैसे कि आइसलैंड में। चांद पर जो लावा ट्यूब्स बने हुए हैं, वो सरफेस से 100 फीट नीचे मौजूद हैं। ये टनल्स एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रोमीथिरॉइड इम्पैक्ट्स और टेम्परेचर स्विंग जैसे खतरों से बचा सकते हैं। ये टनल्स इतने बड़े हैं कि इनमें पूरा शहर बसाया जा सकता है। चांद पर पानी भी मौजूद है, जिसको वैज्ञानिक सबसे पहले खोजते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर भरपूर मात्रा में पानी का भंडार मौजूद है, जो जमी हुई अवस्था में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर मौजूद पानी को पीने के लिए इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है, और सांस लेने योग्य ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि चंद्रमा की धरती पर 6 अरब टन वाटर आइस मौजूद है, और यह इतनी ज्यादा है कि अगर इससे रॉकेट फ्यूल बनाकर 20 रॉकेट रोज लॉन्च किए जाएं, तो भी यह पानी 100 सालों में भी खत्म नहीं होगा। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि चांद हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और भविष्य में हम चंद्रमा की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक दिन इंटरप्लैनेटरी और इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। लेकिन ब्रह्मांड के इस सच को कौन बदल सकता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो चांद आज पृथ्वी पर जीवनदायी है, वही चांद एक दिन पृथ्वी से जीवन को छीन लेगा और पृथ्वी पर महाप्रलय ला देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैसे तो चांद के दूर होने की गति बहुत धीमी है। चांद एक साल में 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर खिसक रहा है, और अभी से करोड़ों सालों के बाद चंद्रमा पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि वह पृथ्वी से एक छोटी सी डॉट के रूप में दिखाई देगा। उस समय चांद के इतने दूर चले जाने से पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन धीमा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी के दिन और रात अभी के मुकाबले काफी बड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद का जो समय रहेगा वह तो महाप्रलयकारी रहेगा, क्योंकि अभी से करोड़ों साल बाद चंद्रमा पृथ्वी से दूर तो चला जाएगा, लेकिन उसी टाइम पीरियड में हमारा सूर्य रेड जायंट बनने की ओर अग्रसर होगा, जिस वजह से इनर सोलर सिस्टम, सोलर विंड
और चार्ज पार्टिकल से भर जाएगा और यह सोलर विंड चंद्रमा को धक्का लगाएंगे जो चंद्रमा को पृथ्वी की ओर वापस ढकेलेंगी। इनर सोलर सिस्टम में सोलर विंड्स के भर जाने से चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में इनका सामना करना पड़ेगा, जिससे चंद्रमा की पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिस वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा को तेजी से अपनी ओर खींचेगी और एक बार फिर से चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा। तब चंद्रमा पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर इतना तेज होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से फट जाएगा। फट जाने के बाद चंद्रमा का जो मलबा होगा वह पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे पृथ्वी के चारों तरफ शनि ग्रह की तरह एक रिंग बन जाएगी। इस रिंग को पृथ्वी से भी देखा जा सकेगा, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत दृश्य होगा, लेकिन यह रिंग पृथ्वी को तबाह कर देगी, क्योंकि रिंग में जो पत्थर मौजूद होंगे वह पृथ्वी पर बरसने लगेंगे और पूरा आसमान इन पत्थरों की बारिश से भर जाएगा। जब यह पत्थर पृथ्वी से टकराएंगे तब पृथ्वी पर महाविनाश की घटना होगी। कभी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ चंद्रमा फिर से पृथ्वी में ही समा जाएगा और जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी उसी तरीके से पृथ्वी पर जीवन समाप्त भी हो जाएगा। जिस चंद्रमा ने पृथ्वी पर जीवन दिया वही चंद्रमा पृथ्वी से जीवन को छीन लेगा। सुनने में यह बहुत दुखद और कड़वा जरूर लगता है, लेकिन कुदरत के खुद के नियम हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं। प्रकृति में कहीं विनाश की घटना घटती है तो उसी समय कहीं पर सृजन की घटना भी घटती है। जब पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घट रही होगी उसी समय सुदूर ब्रह्मांड में कहीं पर नए तारे के बनने के साथ नई पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हो रहा होगा, जहां पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। सृजन और विनाश यही प्रकृति का समय चक्र है और हम सबको कुदरत के इस समय चक्र से जरूर होकर गुजरना पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।